नमस्कार, मैं योगेश राणा। राहुल गांधी ने गुलाम नबी आजाद से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी है। यह माफी राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मांगी है। इसीलिए दो महत्वपूर्ण सवाल हैं। पहला, राहुल गांधी ने ऐसा क्या किया जिस कारण उनको गुलाम नबी आजाद से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी पड़ गई। और दूसरा सवाल यह है कि गुलाम नबी आजाद अचानक से राहुल गांधी के लिए इतने महत्वपूर्ण क्यों हो गए, उनको माफी क्यों मांगनी पड़ गई, वो भी उस स्थिति में जब कांग्रेस गुलाम नबी आजाद की पार्टी को पूरी तरीके से तोड़ चुकी है, लगभग समाप्त कर चुकी है, अपनी समझ में पूरी तरीके से बर्बाद कर चुकी है। कुछ ही दिन में गुलाम नबी आजाद की पार्टी डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के 90% से अधिक लोग कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। सारे बड़े नेता कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। अब अपनी पार्टी में गुलाम नबी आजाद एक तरह से अकेले ही बचे हैं, क्योंकि सभी लोग तो उनको छोड़कर जा चुके, कांग्रेस में शामिल हो चुके। इसके बाद भी राहुल गांधी गुलाम नबी आजाद से माफी मांग रहे, वो भी सार्वजनिक तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में। क्यों? इस क्यों का उत्तर समझने से पहले यह समझना जरूरी है कि राहुल गांधी ने माफी मांगते वक्त कहा क्या है। उन्होंने कहा है, अगर मेरी वजह से कभी गुलाम नबी आजाद को तकलीफ पहुंची हो तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। मैं गुलाम नबी आजाद का सम्मान करता हूं। राहुल गांधी यह माफी तब मांग रहे हैं जब गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस को छोड़ते हुए 5 पेज का लंबा चौड़ा इस्तीफा लिखा था और राहुल गांधी को बहुत ही भला बुरा कहा था। गुलाम नबी आजाद ने अपने इस्तीफे में राहुल गांधी को सीधे सीधे टारगेट किया था और टारगेट करते हुए यहां तक कहा था कि कांग्रेस के जो फैसले हैं वो राहुल गांधी के आसपास के लोग लेते हैं, गार्ड लेते हैं और तमाम लोग लेते हैं। एक बात पर और ध्यान दीजिए, गांधी खानदान के बारे में कहा जाता है कि वो बातों को भूलता नहीं है। फिर भी राहुल गांधी गुलाम नबी आजाद की हर कड़वी बात को क्यों भूलना चाहते हैं और क्यों भूलकर गुलाम नबी आजाद को गले लगाना चाहते हैं, यह बड़ा सवाल है। इसीलिए यह समझना जरूरी है कि राहुल गांधी एकाएक इतने झुक क्यों गए, इसको समझना जरूरी है। आप ध्यान दीजिए, राहुल गांधी का एक ही टारगेट है और वो यह साबित करना कि आरएसएस की जो नीतियां रही है कभी भी ना तो वो लोगों के हित में रही है और ना ही राष्ट्र के हित में रही है। वो आरएसएस पर ही सीधा हमला करते हैं, भाजपा से ज्यादा आरएसएस पर ही हमला करते हैं। अब यह बात राहुल गांधी कहते तो खूब है, लेकिन इसको साबित करने के लिए कोई ठोस प्रमाण उनके पास मौजूदा समय में दिखता नहीं है। वो इतिहास की बातें करते हैं, जैसे सावरकर को माफी वीर कहते हैं और आजादी की लड़ाई में भाजपा या फिर आरएसएस का कोई योगदान नहीं है, ये बात कहते हैं। और भी कई सारी बातें कहते हैं। इसके साथ साथ वो कहते हैं कि कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई लड़ी है और ये जो लोग हैं, संघ और भाजपा के लोग, इन्होंने तो अंग्रेजों की मदद की है, अंग्रेजों से माफी मांगने का काम करते रहे। लेकिन यह बातें कहने भर की है, क्योंकि इतिहास को हर कोई अपने तरीके से पेश करता है। भाजपा भी कहती है कि कांग्रेस तो हमेशा अंग्रेजों के साथ रही है, अंग्रेजों से नेहरू आदि के मधुर संबंध रहे हैं, इन लोगों ने कभी भी देश हित के बारे में सोचा नहीं है। आज जो देश में इतनी बड़ी दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, ये सब नेहरू खानदान की गलतियों की वजह से, राजनीतिक त्रुटियों की वजह से, जिसके नतीजों से जम्मू कश्मीर की समस्या खड़ी हुई। इसीलिए सवाल यह है कि राहुल गांधी ऐसा क्या करे कि जिससे संघ की नीति को गलत ठहराया जा सके, क्योंकि इतिहास को तो दोनों ही पक्ष अपने अपने तरीके से बताते हैं। जम्मू कश्मीर में अगर भाजपा हार जाती है तो राहुल गांधी को अपनी बातों को सही साबित करने का एक बड़ा मौका मिल जाएगा। आप गौर कीजिए, भाजपा की यह इतनी बड़ी हार होगी जिसका जवाब भाजपा और संघ के पास किसी भी सूरत में नहीं होगा। आप ध्यान दीजिए, संघ शुरू से ही जम्मू कश्मीर की तमाम समस्याओं का कारण नेहरू खानदान की, नेहरू की गलत नीतियों को, गलत राजनीति को ठहराता रहा है। और आरएसएस से जुड़े लोग, भाजपा से जुड़े लोग एक ही बात कहते रहे हैं, और वो यह कि धारा 370 के कारण जम्मू कश्मीर के ऐसे हालात बने हैं और धारा 370 नेहरू की गलत नीतियों का नतीजा रही है, नेहरू की गलत राजनीति का नतीजा रही है, नेहरू के गलत फैसलों का नतीजा रही है। संघ और भाजपा के एजेंडे में धारा 370 हटाना, राम मंदिर बनाना और देश में कॉमन सिविल कोड लागू करना ये प्रमुख तौर पर रहे हैं। अब एक बात समझिए, अगर भाजपा जम्मू कश्मीर में हार जाती है तो राहुल गांधी की एक बड़ी मुराद पूरी हो जाएगी, क्योंकि वो उस जनादेश को 370 हटाने के खिलाफ जनादेश कह सकते हैं
उस जनादेश को संघ की सोच के खिलाफ जनादेश कह सकते हैं। इसीलिए राहुल गांधी गुलाम नबी आजाद के आगे झुकने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो गए। यह ठीक है कि राहुल गांधी ने गुलाम नबी आजाद की पार्टी के 90% लोगों को तोड़ लिया है, लेकिन जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आजाद भाजपा की मदद करेंगे, यह एक पक्की बात है। जम्मू कश्मीर में इसी साल विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं और इन चुनाव में राहुल गांधी हर हाल में जम्मू कश्मीर में भाजपा को हराना चाहते हैं, भले ही इसके लिए 2024 के लोकसभा के चुनाव हाथ से निकल जाए, क्योंकि 2024 के जो लोकसभा के चुनाव है उनमें कांग्रेस को वैसे भी बहुत कुछ मिलता हुआ दिख नहीं रहा है। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव की तैयारी की जानी चाहिए, कांग्रेस उस तरीके से तैयारी करती हुई दिख नहीं रही है। लेकिन अगर राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में भाजपा को हरा देते हैं तो वो यह कहने के हकदार हो जाएंगे कि संघ की सोच सही नहीं है। धारा 370 हटाने के बाद भी लोगों ने भाजपा को नकार दिया है। इसीलिए राहुल गांधी ने महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला से जम्मू कश्मीर में हाथ मिला है, जबकि देश के अन्य हिस्सों में इस गठजोड़ का बहुत अच्छा संदेश नहीं जाने वाला है। महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला हमेशा पाकिस्तान की वफादारी करते हुए दिखते हैं। वो हमेशा पाकिस्तान के दूत जैसी भाषा बोलते दिखते हैं। वो हमेशा पाकिस्तान से बातचीत की बात कहते रहते हैं। वो हमेशा ये कहते रहते हैं कि कश्मीर का, जम्मू कश्मीर की समस्याओं का हल पाकिस्तान के साथ मिलकर ही निकाला जा सकता है। यह उसी तरह की भाषा है जिस तरह की भाषा पाकिस्तान बोलता रहता है। इसीलिए भाजपा की राजनीति को अगर आप ध्यान में देंगे तो भाजपा की राजनीति का एक बड़ा हिस्सा टिका ही पाकिस्तान की खिलाफत पे। इसीलिए राहुल गांधी भले ही देश हार जाए, लेकिन किसी भी सूरत में जम्मू कश्मीर जीतना जरूरी है। इस नीति पर काम करते हुए साफ साफ दिखते हैं और इसी कारण गुलाम नबी आजाद से माफी मांग रहे हैं। अब पता नहीं वो अपने इस मकसद में कितना कामयाब हो गए, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जब तक राहुल गांधी की टीम में दिग्विजय सिंह जैसे बयानवीर रहेंगे, तब तक राहुल गांधी की कामयाबी संदिग्ध दिखती है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।